नमस्कार। आज हम एक ऐसी निर्माण प्रक्रिया के तह तक जा रहे हैं जिसके बिना शायद हमारे आसपास की दुनिया काफी अलग दिखती। मेरा मतलब है इंजेक्शन मोल्डिंग। बिल्कुल, ये उन तकनीकों में से है जो दिखती नहीं पर होती हर जगह है। जैसे आपका फोन केस हो या कार का डैशबोर्ड, मतलब अनगिनत चीजें इसी से आकार लेती हैं। हाँ, और हमारी आज की ये जो पड़ताल है इसका आधार polymertesting.in का एक लेख है। ये लेख इसकी बुनियादी बातों को समझाता है। जी। तो हमारा मकसद है कि इस प्रक्रिया को समझे, ये कैसे काम करती है, इसके फायदे नुकसान क्या है और इसका इतना असर क्यों है। क्यों ये बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इतनी जरूरी बन गई है। हाँ, और सिर्फ ये कैसे काम करती है वो ही नहीं, बल्कि क्यों ये इतनी प्रभावशाली है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, तो सोचिए जरा, अपने किचन का कोई सामान, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कवर या बच्चों के खेलने वाले वो प्लास्टिक के ब्लॉक्स। हाँ हाँ, लेगो जैसे। बहुत मुमकिन है कि ये सब एक ही तरीके से बने हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंजेक्शन मोल्डिंग आखिर है क्या, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पर। देखिए, सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक तरीका है जिसमें हम किसी पिघली हुई सामग्री को लेते हैं। ज्यादातर ये एक खास किस्म का प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं इसे। हाँ। और उसे बहुत बहुत ज्यादा दबाव के साथ एक बने बनाए सांचे, मतलब मोल्ड में भरते हैं। अच्छा, तो पिघला हुआ प्लास्टिक दबाव के साथ एक सांचे में, और फिर वो प्लास्टिक या जो भी सामग्री है वो सांचे के अंदर ही ठंडी होके जम जाती है और आपको आपका मनचाहा 3D आकार मिल जाता है। और जैसा लेख में बताया गया है, इसका सबसे बड़ा फायदा शायद यही है कि ये लगातार एक जैसी मजबूत और टिकाऊ चीजें बना सकती है। बिल्कुल, और वो भी कम लागत पर, खासकर तब जब आपको बहुत सारी, मतलब लाखों पीस बनाने हों। तो ये रिपीटेबिलिटी और मैस प्रोडक्शन, ये इसकी खासियत है। यही इसकी असली ताकत है। और ये उन प्लास्टिक्स के लिए बेहतरीन है जिन्हें आप बार बार पिघला सकते हैं, दोबारा आकार दे सकते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हुए बिना। अच्छा, इसीलिए आप इसे हर जगह देखते हैं। ऑटो पार्ट्स से लेकर मेडिकल की चीजें, पैकेजिंग, सब जगह इसके बनाए हिस्से मिलेंगे। सही बात है, ये तो वाकई हर जगह है। लेकिन ऐसी क्या खास बात है इसमें, मतलब ये इतनी वर्सेटाइल क्यों है? देखिए, इसकी वर्सेटैलिटी कई वजहों से है। एक तो ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। मतलब एक बार आपका सांचा तैयार हो गया ना, हाँ। तो आप सेकंडों में एक पार्ट बना सकते हैं। सेकंडों में? हाँ। दूसरा, ये बहुत मुश्किल, मतलब कॉम्प्लेक्स डिजाइन भी बना सकती है। और तीसरा, जैसा आपने कहा, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो सकती है। मतलब बिना किसी इंसान के दखल के? हाँ, काफी हद तक। इससे लगातार हजारों या लाखों एक जैसे पुर्जे बनाना मुमकिन हो जाता है। और इसी चीज ने, आप समझिए, पिछले कोई 50 सालों में पूरी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया ही बदल दी है। कमाल है, सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि वो जो आपने कहा, पैमाने पर सटीकता। बिल्कुल, वो लेगो ब्रिक्स का उदाहरण सोचिए। अरबों बने हैं दशकों से, पर हर एक बिल्कुल फिट होता है। इस लेवल की रिपीटेबल प्रिसिशन, वो भी मुश्किल आकारों के लिए। यही वो कारण है कि ये प्रक्रिया इतनी हावी है, भले ही शुरू में खर्चा ज्यादा हो। और ये सिर्फ थर्मोप्लास्टिक के लिए ही नहीं है, सही कहा ना मैंने? लेख में था कि इलास्टोमर्स, रबर जैसी चीजें भी इस्तेमाल होती हैं। हाँ हाँ, ये एक जरूरी बात है। हालांकि थर्मोप्लास्टिक सबसे आम है, पर यह तकनीक दूसरी सामग्रियों के साथ भी काम कर लेती है। इससे इसका इस्तेमाल और भी बढ़ जाता है। ये लचीलापन इसे और भी पावरफुल बनाता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है, अंदर क्या चल रहा होता है। लेख कहता है कि दो मुख्य हिस्से हैं, एक इंजेक्शन यूनिट और एक क्लैंपिंग यूनिट। बिल्कुल सही। देखिए, इंजेक्शन यूनिट का काम है प्लास्टिक के दाने, मतलब पेलेट्स लेना, उन्हें पिघलाना और फिर तेजी से सांचे में इंजेक्ट करना। और क्लैंपिंग यूनिट जो है, वो एक मजबूत शिकंजे की तरह है। वो सांचे के दो हिस्सों को कसकर बंद रखती है जब इंजेक्शन का भारी दबाव पड़ता है, ताकि सांचा खुल न जाए। हाँ बिल्कुल। और फिर जब पार्ट ठंडा हो जाता है तो उसे निकालने के लिए खोलती है। ये पूरी प्रक्रिया एक साइकिल में चलती है। अच्छा, एक साइकिल में? हाँ। और ये साइकिल कितना कितना लंबा होता है? क्या ये हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं नहीं, ये बदलता रहता है। आमतौर पर आप मान के चलें, करीब 10 सेकंड से लेकर 100 सेकंड तक भी हो सकता है। 10 से 100 सेकंड, ये तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सी सामग्री इस्तेमाल हो रही है और उससे सांचे में ठंडा होकर, मतलब ठीक से जमने में कितना वक्त लगता है। अच्छा, मतलब अगर पार्ट मोटा है या प्लास्टिक धीरे ठंडा होने वाला है तो साइकिल लंबा होगा। बिल्कुल। तो प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? मान लीजिए हमारे पास वो प्लास्टिक के छोटे दाने हैं, पेलेट्स। हाँ, तो सबसे पहले इन दानों या कभी कभी पाउडर को
मशीन के हॉपर में डालते हैं, वो एक कीप जैसा होता है ना। हाँ हाँ। वहां से ये दाने नीचे गिरते हैं इंजेक्शन यूनिट के बैरल में। बैरल में? वहां क्या होता है? बस गर्म किया जाता है? नहीं, बैरल सिर्फ एक गर्म ट्यूब नहीं है, उसके अंदर एक खास तरह का स्क्रू होता है जो घूमता भी है और आगे पीछे भी हो सकता है। रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू कहते हैं। और बैरल के बाहर हीटर लगे होते हैं। अच्छा। तो जब स्क्रू घूमता है वो इन दानों को आगे धकेलता है। अब घूमने से जो घर्षण मतलब फ्रिक्शन पैदा होता है और बाहर से जो हीटर की गर्मी है, इन दोनों से प्लास्टिक पिघलता है और मिक्स भी होता जाता है। अरे वाह, तो स्क्रू सिर्फ धकेलता नहीं, मिक्स भी करता है। और फिर आपने कहा वो आगे पीछे भी होता है, पिस्टन की तरह। बिल्कुल सही समझा आपने। इसका काम डबल है, पहले घूमकर प्लास्टिक को पिघलाना और एक जैसा बनाना। फिर जब स्क्रू के आगे काफी मात्रा में पिघला हुआ प्लास्टिक जमा हो जाता है, इसे शॉट कहते हैं। शॉट? हाँ, मतलब एक बार में इंजेक्ट करने लायक मात्रा। तो जब वो शॉट तैयार हो जाता है, स्क्रू घूमना बंद कर देता है और तेजी से आगे बढ़ता है, बिल्कुल एक पिस्टन की तरह। और ये पिघले हुए प्लास्टिक को बहुत ज्यादा दबाव पर नोजल के रास्ते से बंद सांचे की खाली जगह मतलब कैविटी में भर देता है। और जैसे ही सांचा भर जाता है तो दबाव हट जाता है? नहीं, तुरंत नहीं। यहीं पर एक बहुत जरूरी स्टेप आता है जिसे होल्ड टाइम कहते हैं। होल्ड टाइम? हाँ, स्क्रू कुछ देर तक दबाव बनाए रखता है और थोड़ी और सामग्री अंदर धकेलता है। ऐसा क्यों? सांचा तो भर गया ना? हाँ, पर बात यह है कि प्लास्टिक जब ठंडा होता है ना तो सिकुड़ता है, श्रिंकेज होती है। अच्छा। तो अगर ये एक्स्ट्रा दबाव और मटेरियल ना हो तो सिकुड़न की वजह से पार्ट या तो छोटा रह जाएगा या उसमें अंदर खाली जगह बन जाएगी। तो ये होल्ड टाइम उस सिकुड़न की भरपाई करता है। समझ गए, ताकि फाइनल प्रोडक्ट सही साइज और डेंसिटी का बने और उसमें गड्ढे या वॉइड्स ना हो। बिल्कुल। इसके बाद वो पतला सा रास्ता जिससे प्लास्टिक सांचे में गया था, उसे गेट कहते हैं। हाँ। वो जम जाता है। अब सांचे के अंदर का प्लास्टिक ठंडा होकर पूरी तरह ठोस बन जाता है। और मजे की बात यह है कि जब ये ठंडा हो रहा होता है ना, हाँ, उसी दौरान स्क्रू पीछे हटकर अगले शॉट के लिए फिर से प्लास्टिक पिघलाना और जमा करना शुरू कर देता है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, मतलब एक काम खत्म होने से पहले ही अगले की तैयारी शुरू। काफी एफिशिएंट है ये तो। हाँ, एफिशिएंसी ही इसका खेल है। और फिर आखिर में तैयार पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, जब पार्ट काफी ठंडा और मजबूत हो जाता है तो क्लैंपिंग यूनिट सांचे को खोलती है और कुछ पिन्स होती हैं, इजेक्टर पिन्स। हाँ। वो पार्ट को धकेल कर बाहर निकाल देती हैं। अच्छा। फिर सांचा वापस बंद हो जाता है और अगला साइकिल शुरू होने को तैयार। ये लगातार चलता रहता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में तो काफी व्यवस्थित लगती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा और लेख में भी है, हमेशा सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। कुछ गड़बड़ियां भी हो सकती हैं जो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी पर असर डालें। हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। और इन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लागत और परफॉर्मेंस दोनों पर असर डालती हैं। जैसे एक दिक्कत है जेटिंग। जेटिंग? ये क्या होता है? ये तब होता है जब पिघला हुआ प्लास्टिक बहुत तेजी से किसी पतले गेट से निकलकर सांचे की खुली जगह में एक पतली धार की तरह घुसता है, बिना दीवारों से ठीक से लगते हुए। अच्छा। अब ये धार बाद में आने वाले प्लास्टिक से ढक तो जाती है, पर उस जगह पर एक कमजोर पॉइंट बन जाता है या सतह पर निशान रह जाता है। और ये होता क्यों है? इंजेक्शन की स्पीड ज्यादा होने से? हाँ, अक्सर यही कारण होता है। या फिर गेट का डिजाइन ठीक नहीं होता। एक और आम प्रॉब्लम है एयर ट्रैप, हवा का फंस जाना। हाँ, जब प्लास्टिक सांचे में भरता है तो उसे वहां पहले से मौजूद हवा को बाहर निकालना होता है। इसके लिए सांचे में बहुत छोटे रास्ते मतलब वेंट्स होते हैं। अगर ये वेंट्स किसी वजह से बंद हो जाएं या हवा निकलने के लिए काफी ना हो तो हवा प्लास्टिक के अंदर ही फंस जाती है। और फंसी हुई हवा, उससे बुलबुले बनते हैं या कुछ और? हाँ, या तो बुलबुले बनते हैं, जिन्हें बर्न्स भी कह सकते हैं, अगर हवा गर्म होकर प्लास्टिक को जला दे, या फिर हवा के दबाव के कारण प्लास्टिक सांचे के किसी कोने तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, तो पार्ट अधूरा रह जाता है। हाँ, उसे कहते हैं शॉर्ट, मतलब सांचा पूरी तरह भरा ही नहीं। लेख में सिंक मार्क और वॉइड का भी जिक्र था। ये सिकुड़न से जुड़े हैं, है ना? बिल्कुल। सिंक मार्क होता है सतह पर एक छोटा सा गड्ढा और वॉइड होता है पार्ट के अंदर एक खाली बुलबुला या जगह। ये ज्यादातर मोटे हिस्सों में होते हैं, क्योंकि मोटे हिस्से अंदर से धीरे धीरे ठंडे होते हैं। अगर होल्ड प्रेशर या होल्ड टाइम कम रह गया, धंस जाती है सिंक मार्क या अंदर खाली जगह बन जाती है वॉइड। समझ गई। और एक और समस्या बताई थी, वेल्ड लाइन या निट लाइन। ये कब बनती है? ये तब बनती है जब सांचे के अंदर पिघले हुए प्लास्टिक के दो या उससे ज्यादा प्रवाह मतलब फ्लो फ्रंट्स आकर मिलते हैं। अच्छा, जैसे नदी की दो धाराएं मिलती हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए।
ऐसा तब हो सकता है जब प्लास्टिक को सांचे में दो अलग अलग गेट से भरा जा रहा हो, या जब प्लास्टिक के रास्ते में कोई रुकावट हो, जैसे सांचे में कोई छेद या पिन, और प्लास्टिक को उसके चारों तरफ से घूम कर आना पड़े। तो जहां ये प्रवाह मिलते हैं वहां एक महीन सी लाइन बन जाती है। तो क्या ये सिर्फ दिखने में बुरी लगती है या इससे कोई और दिक्कत भी है? नहीं, ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है। वेल्ड लाइन असल में पार्ट का एक कमजोर हिस्सा होती है। कमजोर? क्यों? क्योंकि उस जोड़ पर प्लास्टिक के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स, वो उतनी अच्छी तरह से आपस में जुड़े नहीं होते जितने बाकी हिस्से में। इससे पार्ट की मजबूती कम हो सकती है, खासकर अगर उस हिस्से पर जोर पड़ना हो। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि इन सब संभावित दिक्कतों से बचने के लिए प्रक्रिया के हर छोटे बड़े पहलू पर, तापमान, दबाव, स्पीड, टाइमिंग, यहाँ तक कि सांचे के डिजाइन पर भी बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता होगा। निश्चित रूप से। यही तो इंजेक्शन मोल्डिंग की चुनौती और कह लीजिए कारीगरी है। सही पैरामीटर्स ढूंढना और उन्हें लगातार बनाए रखना, यही है लाखों उच्च गुणवत्ता वाले पार्ट्स बनाने का राज। चलिए अब जरा कच्चे माल पर आते हैं। लेख में कुछ आम प्लास्टिक्स के नाम थे, कौन से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? हाँ देखिए, सबसे आम थर्मोप्लास्टिक्स में एक तो है ABS, पूरा नाम एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन। हाँ, ये नाम सुना है। ये अपनी मजबूती और चमक के लिए जाना जाता है, जैसे वो लेगो ब्रिक्स होते हैं ना। अच्छा, वो ABS के होते हैं। हाँ। फिर है नायलॉन यानी पॉलीअमाइड। ये घिसाव अच्छा झेलता है और मजबूत होता है, जैसे गियर वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है। फिर है पॉलीकार्बोनेट यानी PC। ये पारदर्शी होता है और बहुत मजबूत, जैसे सेफ्टी ग्लास या CD-DVD बनते हैं इससे। पॉलीप्रोपाइलिन PP तो बहुत ही आम है, लचीला होता है और केमिकल्स का असर कम होता है। खाने के डब्बे, गाड़ियों के बम्पर, कुर्सियां, बहुत कुछ बनता है इससे। हाँ, PP तो बहुत देखा है। और एक पॉलीस्टाइरीन PS है, वो डिस्पोजेबल कप या थर्माकोल जैसी पैकेजिंग फोम में दिखता है। अच्छा। और ये सब आमतौर पर छोटे दानों मतलब पेलेट्स के रूप में आते हैं। हाँ, ज्यादातर कच्चा माल छोटे एक जैसे दानों में ही आता है। इससे उन्हें हॉपर में डालना और बैरल में एक समान रूप से पिघलाना आसान रहता है। ठीक है, तो हमने प्रक्रिया समझ ली, मटेरियल देख लिए, मुश्किलें भी जान ली। अब अगर हम फायदे और नुकसान को समराइज करें तो मुख्य फायदे क्या हैं, जैसा लेख बताता है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो साफ है, बहुत तेज प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन रेट। एक बार सेटअप हो गया तो आप फटाफट पार्ट्स बना सकते हैं। इससे प्रति यूनिट लागत बहुत कम हो जाती है, खासकर जब लाखों पीस बनाने हो। हाँ, ये तो है। दूसरा, डिजाइन में लचीलापन। आप बहुत कॉम्प्लेक्स आकार भी बना सकते हैं, जो शायद किसी और तरीके से बनाना मुश्किल या बहुत महंगा हो। और वो रिपीटेबिलिटी वाली बात, हर पीस लगभग एक जैसा। बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये बहुत अच्छा है। फिर कई तरह की सामग्रियां इस्तेमाल हो सकती हैं। प्रक्रिया ज्यादातर ऑटोमेटेड होती है, तो लेबर कॉस्ट कम रहती है। और अक्सर पार्ट्स को सांचे से निकलने के बाद फिनिशिंग की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। मतलब रेडी टू यूज निकलते हैं ज्यादातर। काफी हद तक, हाँ। और एक और बात, थर्मोप्लास्टिक के मामले में जो स्क्रैप बचता है या खराब पार्ट निकलते हैं, उन्हें पीसकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वेस्ट कम होता है। ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। नुकसान क्या है इसके? हाँ, नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा है शुरुआती खर्चा। अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें महंगी होती हैं और सबसे ज्यादा खर्चा आता है सांचा बनाने में। एक अच्छा सटीक सांचा बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल, टाइम लेने वाला और महंगा काम है। अच्छा, मतलब हजारों या लाखों का खर्चा सिर्फ सांचे पर? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को कम संख्या में पार्ट्स बनाने हैं तो शायद ये तरीका महंगा पड़ेगा। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन के लिए ही कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा स्टार्टअप और चलाने की लागत, खासकर बिजली की खपत, वो भी ज्यादा हो सकती है। एक और जरूरी बात, पार्ट्स को डिजाइन करते समय ही मोल्डिंग का ध्यान रखना पड़ता है। इसे डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग या DFM कहते हैं। मतलब आपको ये सोचना होगा कि क्या ये डिजाइन आसानी से सांचे में भर जाएगा, क्या दीवार की मोटाई एक जैसी है, क्या तेज कोनों की जगह गोलाई दी गई है, ताकि प्लास्टिक ठीक से बहे और सिंक मार्क या एयर ट्रैप जैसी समस्याएं कम हों। अच्छा, तो डिजाइनर को भी मोल्डिंग प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। और एक बात लेख में थी कि कुल लागत का सही अंदाजा लगाना भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मटेरियल का दाम,
हर पार्ट को बनाने में लगने वाला टाइम यानी साइकिल टाइम, मशीन का किराया या लागत, सांचे की अपनी एक उम्र होती है, कितने पार्ट्स रिजेक्ट हो सकते हैं, इन सबको मिलाकर हिसाब लगाना पड़ता है। समझ गई। अच्छा, आखिर में बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, एप्लीकेशंस की। वैसे तो हमने कई उदाहरण दे दिए। हाँ, लेख में और क्या-क्या शामिल था? अरे लिस्ट तो बहुत लंबी है। जैसे कंटेनर हो गए, खाने के डिब्बे, बाल्टियां वगैरह, घरेलू सामान, किचन के उपकरण, कुर्सी टेबल के हिस्से, ऑटोमोटिव पार्ट्स, बम्पर, डैशबोर्ड, अंदर की सजावट, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, कंप्यूटर की बॉडी, कीबोर्ड, कनेक्टर, मेडिकल उपकरण, खिलौने, हाँ, और यहाँ तक कि बिल्कुल साधारण चीजें जैसे फूलों के गमले। शायद ही कोई इंडस्ट्री हो जो इससे अछूती हो। सही में। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि इंजेक्शन मोल्डिंग एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और वर्सेटाइल निर्माण प्रक्रिया है। ये तेजी से मुश्किल आकार बना सकती है और हमारे चारों ओर मौजूद अनगिनत चीजों को मुमकिन बनाती है। हाँ, ये कच्चे माल के छोटे दानों से एक तैयार काम की चीज तक का सफर है। लेकिन ये भी साफ है कि यह प्रक्रिया चुनौतियों से भरी है और इसमें महारत हासिल करने के लिए गहरी समझ और बहुत सटीक कंट्रोल चाहिए। और हाँ, इसकी शुरुआती लागत इसे हर काम के लिए सही नहीं बनाती। जैसा कि लेख में कहा गया है, इस टेक्निक ने पिछले 50 सालों में मैन्युफैक्चरिंग का चेहरा ही बदल दिया है। प्लास्टिक आज इतना आम है, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और यहीं से भविष्य का एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या? कि अब जब दुनिया नई सामग्रियों की तरफ देख रही है, जैसे ज्यादा टिकाऊ, सस्टेनेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, और सस्टेनेबिलिटी पर इतना जोर है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग का भविष्य क्या होगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये तकनीक इन नई चुनौतियों और मटेरियल्स के साथ खुद को ढाल पाएगी? क्या ये अगले 50 साल भी मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ बनी रहेगी? या फिर 3D प्रिंटिंग जैसी जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें आ रही हैं, वो धीरे धीरे इसकी जगह लेना शुरू कर देंगे? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। निश्चित रूप से ये एक अहम सवाल है भविष्य के लिए। खैर, इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।